मित्रों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो है चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षण विधि। बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी क्षेत्र के लिए। जहां कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है और उस ज्ञान को प्रदान करने में किन विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि हमको वो चीज़ें आसानी से समझ में आ रही है, यानी वो विषय वस्तु जो है आसानी से समझ में आ रही है। उसके लिए कौन से ऐसे कारक हैं जिनका कि जो है वो प्रयोग किया जाता है, या कौन से ऐसे वो तत्व हैं जिनका प्रयोग किया जाता है और हम फिर उस चीज को आसानी से सीख लेते हैं। शिक्षण विधियां हम लोग जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बड़ा से बड़ा प्रोफेसर, एक बड़ा से बड़ा जो है वो अध्यापक, टीचर, बहुत बड़ा अपने ज्ञान से नहीं बनता। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि कोई भी जो है ऐसा नहीं कि बहुत लंबी पढ़ाई के बाद जो है वो बहुत बड़ा अध्यापक बनता है, बल्कि वो बड़ा अध्यापक या बड़ा प्रोफेसर तब बनता है जब वो अपनी बातों को दूसरे को आसानी से समझा ले जाए। और ये बातें जो है जिससे वो अपनी बातों को दूसरे को आसानी से प्रेषित करता है, जिस माध्यम से प्रेषित करता है और लोगों को समझ में आता है या उसके छात्र को वो बातें समझ में आती हैं, वही चीजें जो है वो टीचिंग मेथड या शिक्षण विधियां कहलाती हैं। एक टीचर तभी सफल है, या एक टीचर की सफलता की यही निशानी है कि वो अपने छात्रों को जो समझाना चाहता है, बताना चाहता है, उसके छात्र उस चीज को, उस विषय वस्तु को समझ पा रहे हैं। अदरवाइज उसका सारा ज्ञान, विज्ञान वो असफल है। इसीलिए शिक्षक को, प्रशिक्षक को ऐसी विधियों का चयन करना चाहिए, ऐसी शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए जिससे कि उसके छात्र आसानी से उसे समझ सकें। क्योंकि अगर शिक्षण विधियों का प्रॉपर तरीके से चुनाव नहीं किया गया, जिस विषय वस्तु को उसे सिखाना है उसे ही प्रॉपर तरीके से ज्ञान नहीं है, तो वो सही तरीके से शिक्षण नहीं दे सकता। इसलिए ये आवश्यक है कि एक शिक्षक को या प्रशिक्षक को उन सभी शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए जिससे कि वे अपने छात्रों को, अपने खिलाड़ियों को, अपने बच्चों को, अपने छात्र छात्राओं को, अपने विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से ज्ञान प्रदान कर सकें। तो आज हम लोग इसी विषय वस्तु पर जो है वो अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि वास्तव में शिक्षण विधियां होती क्या हैं। अगर हमको एक लाइन में किसी को बताना है कि शिक्षण विधि क्या होती है, तो शिक्षक या प्रशिक्षक के द्वारा विद्यालयों में या संस्थानों में शिक्षक छात्रों को या विद्यार्थियों को या खिलाड़ियों को समझाने के लिए, बताने के लिए, अपने विषय वस्तु का ज्ञान कराने के लिए जिस सहायक साधन का उपयोग करना पड़ता है या जिस जो है पद्धति का उपयोग करना पड़ता है, वो जो है वो शिक्षण पद्धति कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं
कि जैसे प्राचीन समय में हम लोग देखते थे कि शिक्षण जो है वो कितना मुश्किल काम होता था, क्योंकि जो शिक्षा होती थी वो गुरुकुलों में होती थी, वहाँ विद्यार्थी जाता था और फिर वहाँ जो है जो उसको गुरु होते थे वो विभिन्न माध्यमों से शिक्षा जो है वो ग्रहण कराते थे। लेकिन आज अगर हम लोग देखें तो वो सारी चीज़ें कितना आसान हो गई है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन जो है वो रिसर्च हो रहे हैं विभिन्न विषयों पे। तो ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे रिसर्च हुए, जिसके कारण आज हमारा शिक्षण जो है वो बहुत आसान हो गया है। हम लोग बहुत आसानी से बच्चों को चीज़ों को समझा सकते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण मैं आपको दे दूं कि इस समय स्मार्ट क्लासेस हैं। स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से हम लोग जो है बच्चों को ऑडियो और विजुअल दोनों माध्यमों से समझाने में सक्षम हो पाते हैं। क्योंकि जब बच्चा, मेरा अपना मानना है कि जो बच्चा जो है किसी विषय वस्तु को अपने आंखों के सामने जब देखता है तो उसको वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं। अपेक्षाकृत अगर हम लोग ये कहें कि हम लोग जो है अपने भावनाओं से या अपने विचारों से उसको परिचित कराते रहें कि अमुक चीजें इस तरह से होती हैं या इस तरह से होती हैं, तो वो सारी चीजें जो है उतना समझ में नहीं आएंगी। खासकर चूंकि मैं सारी शिक्षा का विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि सारी शिक्षा में तो ऑडियो विजुअल का मतलब बहुत ही बड़ा महत्व है, जिसके माध्यम से हम चीजों को जो है छात्रों को या खिलाड़ियों को उनके सामने ही उस चीज का जो है वीडियो प्रस्तुत कर देते हैं या चित्र प्रस्तुत कर देते हैं और छात्र या विद्यार्थी उसको देख के आसानी से समझ लेता है। तो आज के समय में शिक्षण जो है वो बहुत ही जो है वो आसान हो गया है, और ऐसा आसान इसलिए हुआ क्योंकि विभिन्न जो है वो वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से या अनुसंधान के माध्यम से इसको सरल बना दिया गया, छात्रों के अनुरूप बना दिया गया कि जिस भी तरीके से वो समझ सकें उनको और भी अच्छे तरीके से समझाया जा सके उससे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इन शिक्षण विधियों के गुण कौन कौन से हैं, या हमको जो है अपने शिक्षण के समय जो है वो किन किन चीजों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले है सरल से जटिल की ओर। एक अध्यापक के लिए यह आवश्यक है, अनिवार्य है कि वो छात्रों के लिए ऐसी विधियों का उसको चयन करना चाहिए जो कि सरलता से जटिलता की ओर हो। शिक्षक को बिल्कुल जो है जटिल विधियों का चयन शुरुआती दौर में नहीं करना चाहिए कि बच्चा जो है वो उससे उबने लगे और वो क्लासेस को जो है वो छोड़ दे, क्लास में आना छोड़ दे। इसलिए उसे सरल से जटिल की ओर जाना चाहिए। जैसे सारी शिक्षा की बात अगर हम लोग करें तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग शुरू में ही कोई नया खिलाड़ी है, कोई नया विद्यार्थी है और अगर वो आ रहा है फील्ड में और उससे बहुत हम हार्ड एक्सरसाइज करा दें, बहुत ज्यादा दौड़ा दें उसको, तो पता चलेगा कि दूसरे दिन उसको इतनी थकान आ जाएगी कि वो क्लास में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए शिक्षण विधियों का ये गुण होना चाहिए, या हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा शिक्षण हो वो सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। इस बात का एक शिक्षक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है पर्याप्त मनोरंजन। हम लोग देखते हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा देर तक आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, तो हमें अपने शिक्षण में जो है वो पर्याप्त मनोरंजन की भी व्यवस्था रखनी चाहिए। जैसे मनोरंजन का मतलब ये नहीं कि आप जो है क्लासेस में मौज मस्ती करें। मनोरंजन से तात्पर्य यह है कि आप बीच बीच में ऐसे एग्जाम्पल छात्रों के सामने प्रस्तुत करें जिससे कि वो उस विषय वस्तु से भटके नहीं। जो भी आपके एग्जाम्पल हो वो उस विषय से संबंधित हो, जिससे कि उनका ध्यान उधर बना रहे। इसके बाद है जिज्ञासा का समाधान। एक शिक्षक को ऐसी शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए जिससे कि जो उनके छात्र हैं, जो उनके विद्यार्थी हैं, उनके जो खिलाड़ी हैं, उनकी जो है वो जिज्ञासाओं का समाधान करती हो। क्योंकि अगर उनकी जिज्ञासा का समाधान नहीं होगी, जिस विषय वस्तु को लेकर आए हैं वो, जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं वो, अगर वो उनका समाधान नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आपने उचित शिक्षण विधि का चयन जो है नहीं किया है। इसी तरह से लक्ष्य की प्राप्ति है।
छात्रों की लक्ष्य की प्राप्ति के अनुरूप आपका शिक्षण होना चाहिए, शिक्षण विधि होनी चाहिए। यदि वो अपने लक्ष्य को नहीं पा पा रहे हैं, यानी जिस चीज को वो सीखने के लिए आए हैं और आप जो उनको शिक्षण दे रहे हैं वो उससे इतर है और वो अपने लक्ष्य को नहीं पा पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा दिया जा रहा है शिक्षण या जिन शिक्षण विधियों का जो है वो आपने यूज किया है वो उनके लिए उतना यूजफुल नहीं है। इसी तरह से व्यक्तिगत ज्ञान के अनुरूप हम लोग जानते हैं कि एक क्लासेस में जो है वो विभिन्न प्रकार के छात्र छात्राएं होते हैं, विभिन्न आयु वर्ग के होते हैं। तो ऐसे में हमको ऐसी शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि वो उनके व्यक्तिगत ज्ञान, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत जो है उनके ज्ञान के अनुरूप हो। अदरवाइज हम उनको जो है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक ही उम्र आयु वर्ग के बच्चों में अलग अलग जो है मानसिक और शारीरिक क्षमताएं जो है वो होती हैं। एक ही उम्र में एक बच्चा जो है वो उसका शारीरिक ग्रोथ अच्छा हो जाता है, एक ही उम्र के बच्चों में किसी का मानसिक ग्रोथ जो है वो अच्छा होता है, या किसी किसी में ये दोनों चीजें पाई जाती हैं, या किसी किसी बच्चे में देखा जाता है कि उसका मानसिक ग्रोथ जो है वो अच्छा नहीं होता है, तो वो जल्दी चीजों को नहीं सीख पाता है। तो हमको ऐसे शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि जो कम क्षमतावान बच्चे हैं, जिनकी मानसिक क्षमता कमजोर है या शारीरिक रूप से उतने मजबूत नहीं है, तो उनका जो है वो विशेष रूप से हम लोग ध्यान दें जिससे कि वो भी उस क्रिया को, उस एक्टिविटी को, उस स्किल को आसानी से सीख सकें। इसी तरह से जो हमारे शिक्षण विधियों में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। मतलब ऐसे क्लिष्ट वर्णों का यूज हमको नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि हमारे छात्रों को समझ में ही ना आए। कठोर वर्ड का उपयोग हमको नहीं करना चाहिए या कठिन वर्डों का जो है हमको उपयोग नहीं करना चाहिए कि उनके समझ में ही ना आए। कहते हैं कि जैसा देश वैसा वेश, जैसे हमारे विद्यार्थी हो उसी के अनुरूप हमारी टीचिंग होनी चाहिए, उसी के अनुरूप हमको अपनी शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। स्पष्ट एवं बोधगम्य होना चाहिए, जो भी बात आप उनके सामने रखें वो स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जो उनको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अगर वो चीजें स्पष्ट नहीं हो रही हैं, जो आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, प्रदर्शित कर रहे हो, प्रदर्शन दे रहे हो, अगर वो सही तरीके से उसमें नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आप में जो है वो कमी है। इसलिए एक शिक्षक को हमेशा ही अपने विषय वस्तु को तैयार करके ही जाना चाहिए जिससे कि वो छात्रों को आसानी से समझा सके और वो छात्रों को देखिए बोधगम्य, मतलब उसको उसका ज्ञान जो है वो उसे प्राप्त हो सके। अगर उसके लिए वो बोधगम्य नहीं होता है, यानी कि जो आप सिखाने आए हो और उसको वो नहीं सीख पा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी शिक्षण विधि जो है वो सही नहीं है, आप उसको सही तरीके से सिखा नहीं पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप जो है उसमें कहीं न कहीं जो है वो असफल साबित होंगे। इसलिए हमको जो है इन सब चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा शिक्षण जो है एक अच्छी तरीके से हो सके और जिस भी चीज को हम लोग सिखाने के लिए जा रहे हैं उसको हम आसानी से सिखा सके, बता सके, समझा सकें। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि चूंकि मैं शारीरिक शिक्षा का विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे शारीरिक शिक्षा की जो प्रमुख शिक्षण विधियां हैं उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन सी जो प्रमुख शिक्षण विधियां हैं जिनको कि जो है एक शारीरिक शिक्षक को अपनाना चाहिए, एक शारीरिक प्रशिक्षक को अपनाना चाहिए जिससे कि वो अपनी बातों को जो है या अपने स्किल को आसानी तरीके से समझा सकें। इसमें देखते हैं जो पहली विधि है वो है व्याख्यान विधि, यानी कि लेक्चर मेथड। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले किसी भी चीज को अगर सिखाना होता है हमको छात्रों को, तो उसको हम अपने व्याख्यान विधि के माध्यम से, लेक्चर पद्धति के माध्यम से उस विषय वस्तु के बारे में उसको पहले ज्ञान कराते हैं। उसके बाद फिर हम जो है प्रदर्शन विधि में आते हैं। सबसे पहले उस विषय वस्तु के बारे में लेक्चर विधि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कराया छात्रों को या मान लीजिए विद्यार्थियों को या खिलाड़ियों को कि जो भी स्किल हमको सिखाना है पहले बताते हैं हम उसके बारे में कि हाँ इस स्किल को इस तरह से जो है वो करते हैं, इस स्किल से ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, इससे आप और अच्छा कर सकते हैं। तो ये लेक्चर विधि के माध्यम से ही संभव है। दूसरा, उस स्किल को हम लोग कैसे करेंगे,
ये प्रदर्शन विधि के माध्यम से होता है। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूं कि ये प्रदर्शन विधि जो है वो सारी शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है, क्योंकि आप अपनी स्किल को जब छात्र छात्राओं को करके बताते हैं, अपने खिलाड़ियों को उसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं, तब वो जो है बच्चों के ज्यादा समझ में आती है। इसके बाद है संपूर्ण विधि। जिस भी स्किल को हमको सिखाना हो, जिस भी स्किल को हमको सिखाना हो तो क्या करते हैं कि हम फर्स्ट टाइम जो है वो उस स्किल का पूरे पार्ट का जो है हम लोग वो डिस्क्राइब करते हैं, यानी उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि आप देखेंगे यहां पे है संपूर्ण विधि, उसके बाद है पूर्ण अंश पूर्ण विधि और अंश विधि। यानी कि जैसे मांसपेटी हमको बच्चों को सिखाना है, डंबल सिखाना है, लेजियम सिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ही बार में उसको ये हम लोग संपूर्ण विधि के माध्यम से जो है, यानी कि उसमें व्याख्यान विधि रहेगी और प्रदर्शन विधि रहेगी, दोनों विधियों के माध्यम से हम लोग जो है वो बच्चों को करके दिखाते हैं। फिर है पूर्ण अंश पूर्ण विधि, यानी उसको जो है हम लोग पूर्ण अंश पूर्ण विधि के माध्यम से जो है फिर बताते हैं। पूर्ण अंश पूर्ण विधि का मतलब ये है कि जैसे हम बता दें कि पहले स्टेप में ये होगा, दूसरे में ये होगा, तीसरे में इस तरह से और चौथे में इस तरह से, तो पूर्ण अंश पूर्ण विधि है ये। और फिर देखिए ये अंश विधि है, मतलब इसमें एक्सरसाइज को हम लोग करते जाते हैं और उसको बताते जाते हैं कि इस तरह से होगा। और अंश विधि में होता है कि एक एक पार्ट का हम लोग जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए हमको मांसपेटी सिखाना है, तो हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए मांसपेटी बच्चों को सिखाना है, तो अगर हम लोग अंश विधि से सिखा रहे हैं, मतलब संपूर्ण विधि में एक बार हमने पूरी उसकी व्याख्या भी किया और उसके बाद करके दिखाया भी, फिर पूर्ण अंश विधि को, पूर्ण अंश पूर्ण विधि को फिर हमने जो है पूर्ण में किया, फिर अंश में किया, उसके बाद फिर उसको पूर्ण में किया। फिर अंश विधि में एक एक पार्ट को हम लोग यहाँ पे बिल्कुल डिस्क्राइब करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मांसपेटी हमको सिखाना है और यहाँ सपोज करिए कि मैं 1 से 4 में आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 से 4 काउंट में कैसे जो है ये अंश विधि में हम लोग उसकी व्याख्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले बच्चा वो सावधान की स्थिति में रहेगा और उसको मान लीजिए 1 का क्वेश्चन दिया जाता है कि 1, तो 1 में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही है यहाँ पे। जैसे हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है, और हमारे हाथ जो है वो शोल्डर से बिल्कुल जो है वो समानांतर है, निगाहें बिल्कुल सामने हैं, हथेलियां हमारी नीचे हैं। और इसी तरह से 2 की जो कंडीशन होती है उसमें हम लोग वो हाथों को ऊपर ले जाते हैं और ताली लगाते हैं, है ना। और उसके बाद 3 की स्थिति में फिर वही 1 की कंडीशन और 4 में फिर सावधान की स्थिति। तो ये कहलाता है बाई पार्ट मेथड, जो हमने अभी आपको करके बताया, या अंश विधि कहलाता है। मतलब यहाँ पे वो एक एक स्टेप के बारे में वो क्लियर करता है कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं, जिससे कि वो बच्चों को, विद्यार्थियों को बहुत बारीकी से समझ में आ जाता है। फिर है आदेश विधि या कमांड विधि। कमांड विधि का भी हमारे सारी शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि हमको देखते हैं कि हम लोग बच्चे मान लीजिए दूर दराज हैं, दूर खड़े हैं आपसे, तो उनको हम क्या करते हैं, कमांड के माध्यम से उनको बुलाते हैं। या हम लोग जब मांसपेटी नहीं, जब हम लोग जो है वो मार्चिंग वगैरह सिखाते हैं, तो मार्चिंग वगैरह में इस कमांड विधि का जो है या आदेश विधि का जो है वो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि कमांड विधि जैसे हो गया कि क्लास विश्राम, क्लास सावधान, क्लास दाएं मोड़, क्लास बाएं मोड़, सामने से तेज चल, बाएं मोड़, दाएं मोड़, इस तरह से मतलब ये जो चीजें हैं वो कमांड के अंतर्गत आती हैं, यानी आदेश। आप उसको आदेश देते हैं, बच्चे उसी तरह से वो प्रतिक्रिया करते हैं। स्वेच्छा विधि, एट विल मेथड, इसमें क्या करते हैं कि हम बच्चों को उनके अपने हिसाब से छोड़ देते हैं कि आप जिस भी तरीके से एक्टिविटी को सीख सकें और उसको सीखें, तो बच्चे जो है वो अपने तरीके से उसको सीखने की कोशिश करते हैं। फिर है चर्चा विधि, ये भी जो है एक महत्वपूर्ण विधि कह सकते हैं। ये चर्चा विधि में भी हम लोग देखते हैं कि इसमें छात्र और शिक्षक दोनों जो है क्या करते हैं कि किसी विषय वस्तु पर जो है वो चर्चा करके और अपने निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। जो छात्रों के समझ में नहीं आता है वो क्या करता है, अपने शिक्षक के जो है वो चर्चा करता है और उसके बारे में वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो इस तरह से वो प्रमुख शिक्षण विधियां हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि इन शिक्षण विधियों का महत्व क्या है हमारे लिए, या
एक छात्रों के लिए शिक्षण विधियों का क्या महत्व है। तो पहला महत्व है कि छात्रों के अंदर छिपी भावनाओं को बाहर लाने का काम करती है। मतलब जो उनके अंदर सृजनात्मकता का जो गुण है वो क्या करती है, हमारी शिक्षण विधि जो है वो बाहर लाने का काम करती है। दूसरा, कक्षा नियंत्रण में सहायक है। यानी अगर आपने उचित शिक्षण विधि का चयन किया है तो आपके कक्षा नियंत्रण में जो है वो सहूलियत होगी। अगर आपने उचित शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया है तो बच्चे शोर मचाएंगे, बच्चे आपको परेशान करेंगे, बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे, है ना। तो इस तरह से कक्षा के नियंत्रण में भी वो सहायक होगी। यानी कि आप उनको उचित जो है दिशा निर्देश अगर नहीं दे पाते हैं, उचित शिक्षण विधियों का चयन नहीं प्रयोग कर पा रहे हैं, तो यानी आप देखें सामने है आपकी विधि है, तो वो आप उनसे सही तरीके से काम नहीं करा सकते हैं। फिर है छात्रों के कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। उचित शिक्षण विधि के माध्यम से छात्रों के कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। यानी कि आपने उनको कोई टास्क दे दिया और बता दिया कि भाई इतने समय में आपको इसको करके लाना है, तो वो छात्र क्या करता है, उसको करने की कोशिश करता है और उसमें जो है उससे क्या होता है कि उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। यानी कि आप उनको टास्क देंगे और मान लीजिए उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो वहां से वो डिस्कशन करेंगे और क्या होगा, फिर उस कार्य को जो है वो पूर्ण कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि उनकी कार्य क्षमता में जो है वो वृद्धि होगी। ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि, छात्रों के ज्ञान में जो है वो उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। यदि हम लोग उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि उनके ज्ञान में जो है वो उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, यानी लगातार जो है वो वृद्धि होगी। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे प्रदर्शन विधि के माध्यम से या संपूर्ण विधि के माध्यम से, पूर्ण विधि के माध्यम से या अंश विधि के माध्यम से जब हम लोग बारीकी से एक एक चीज का जो है बच्चों को जो है वो ज्ञान देते हैं तो क्या होता है कि उनकी जो है वो ज्ञान में जो है वो वृद्धि होती है। कम समय में बृहद ज्ञान, शिक्षण विधियों के द्वारा हम लोग कम समय में छात्रों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो ज्ञान दे सकते हैं या उसके बारे में ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखें कि शिक्षण विधियों का एक महत्व यह भी है कि यहाँ पे क्रमबद्ध आपको ज्ञान मिलता है। जैसे आपने देखा, सबसे पहले व्याख्यान विधि के माध्यम से हम किसी विषय वस्तु के बारे में छात्रों को या विद्यार्थियों को परिचित कराते हैं। फिर प्रदर्शन विधि के माध्यम से उस चीज को हम लोग करके दिखाते हैं। फिर यहाँ पे भी कैसे करेंगे उसके बारे में भी ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर देखिए पूर्ण विधि के माध्यम से, अंश विधि के माध्यम से, और फिर उनको आदेश विधि के माध्यम से भी हम लोग जब उनको बात समझ में आ जाती है तो आदेश देते हैं कि आप फला एक्टिविटी को करिए या दूसरे को सिखाइए या मुझे करके दिखाइए, है ना। तो इस तरह से क्या है, स्वेच्छा विधि है, चर्चा विधि है। तो इस तरह से एक क्रमबद्ध ज्ञान जो है हमको उचित शिक्षण विधियों के माध्यम से जो है वो या छात्रों को देने में सहायता मिलती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में फिर हम लोगों की मुलाकात होगी। नमस्कार।